Hello everyone. So now we are going to discuss part 2 of chapter number 33, that is the state legislature. So in this video we are going to talk about the presiding officer of state legislature and many things like session of state legislature, and after that we will also discuss legislative procedure in a state legislature. Okay, and from that we will end this chapter. So let's begin with the presiding officer of the state legislature. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें स्टेट लेजिस्लेचर के मैटर में, तो दोनों हाउसेस में अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। जैसे सेंटर में होते थे, अगर दो हाउसेस हैं, जैसे हमने 6 स्टेट ऊपर देखा था कि जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर दो हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में भी ये कॉन्सेप्ट है, अगर दो हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं तो। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कॉन्सेप्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे लोकसभा में होता था। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन का कॉन्सेप्ट है कहाँ पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद अ पैनल ऑफ चेयरमैन फॉर द असेंबली एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन फॉर द काउंसिल आल्सो अपॉइंटेड। ठीक है, एक पैनल ऑफ चेयरमैन भी होता है 10 लोगों का, ठीक, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होगा। उसी तरीके से पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, 10 मेंबर्स के ये होते हैं। ठीक है, फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सैलरीज अलाउंस क्या होंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, या फिर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के, तो उसे स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करेगा। ठीक, इनके जो अलाउंस या सैलरीज होगी वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होगी। ठीक है, अब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज क्यों होगी? ताकि इसे हर साल वोट करके चेंज ना किया जा सके। देखो, जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या फिर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट बहुत ही न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंसी को मेंटेन रखने के लिए इसमें एनुअली वोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एनुअली वोट होता है और सैलरी को घटाया बढ़ाया जाता है तो जो इम्पार्शियलिटी है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या फिर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन का, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीकर ऑफ द असेंबली की। स्पीकर सबसे पहली बात कि जो मेंबर होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हीं में से अपॉइंट होके आएगा। ठीक, उस जब तक वो हाउस अपने लाइफ में रहेगा, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें 5 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, तब तक वो जो स्पीकर होगा वो हाउस में रहेगा। हालांकि उसे कुछ केसेस में अपनी सीट को वैकेट भी करना पड़ सकता है। अब कौन कौन से केस होंगे? जैसे कि अगर उसकी जो मेंबरशिप है असेंबली की वो कैंसिल हो जाए, ठीक है, क्योंकि कोई मेंबर तभी स्पीकर बन सकता है जब वो असेंबली का मेंबर होगा। अगर उसकी मेंबरशिप ही ख़त्म हो जाए तो वो स्पीकर का पोस्ट उसका ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो चाहे तो रिज़ाइन कर सकता है बाय राइटिंग डिप्टी स्पीकर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको निकालने के लिए एक रेजोल्यूशन पास हो जाए हाउस में। ठीक है, विथ इफेक्टिव मेजोरिटी। हमने इफेक्टिव मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट ऊपर भी देखा था। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बट उसको निकालने के लिए जो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए उसके लिए उसको एडवांस में 14 डेज़ पहले नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, कि आपको निकालने का रेजोल्यूशन हम पास कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के उसे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ, उसको रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। ठीक, कुछ पावर एंड ड्यूटीज़ हैं स्पीकर की। पहला कि वो हाउस का कुल मिला के एक मॉनिटर होता है। ठीक है, तो उसका काम है कि जो ऑर्डर एंड डेकोरम है असेंबली का उसको मेंटेन रखे। ठीक, ताकि जो हाउस का बिजनेस है वो पीसफुली कंडक्ट किया जा सके, हाउस की प्रोसीडिंग पीसफुली हो सके, और जो हाउस का ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करना है इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, दूसरी बात कि हाउस में फाइनल इंटरप्रेटेटर
कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो फाइनल इंटरप्रेटर जो है वो स्पीकर ही है विद इन द असेंबली, ठीक है। आउटसाइड द असेंबली तो सुप्रीम कोर्ट है, हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, बट असेंबली के अंदर कौन होगा? तो ये होगा स्पीकर। या कुछ जो रूल एंड प्रोसीजर हैं रिगार्डिंग कि असेंबली का बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा, उसको भी इंटरप्रेट कौन करता है? तो स्पीकर इंटरप्रेट करता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट की बात करें तो असेंबली में ये भी यही मेंटेन रखता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक। लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट कि हाँ भाई कैसे हाउसेस कैसे चलते आए हैं, ठीक है, पहले भी, तो उसके अकॉर्डिंग वो असेंबली को एडजर्न भी कर सकता है या असेंबली को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि जितना क्वारम होना चाहिए 1/10 जनरली क्वारम होता है हाउस का, अगर उतना नहीं है मेंबर्स हाउस में तो वो चाहे तो असेंबली को सस्पेंड एडजर्न कर सकता है या मीटिंग को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेगा, उसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है, ठीक है। कास्टिंग वोट इन अ सेंस कि मान लो वोटिंग हो गई किसी मैटर पे विद इन द असेंबली और वोट के बाद ऐसा लगता है कि जो मैटर है वो ड्रा हो गया है, ठीक, तो उसके पास ये पावर होता है कि जिसके साथ वो चला जाएगा, जो मैटर है या जो बिल है उसी के पक्ष में चला जाएगा। इसी को हम कास्टिंग वोट बोलते हैं। कास्टिंग वोट जब होगा केवल ड्रा के कंडीशन में ही स्पीकर कास्टिंग वोट को एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। देखो यार, कुछ बैकग्राउंड नॉइसेस भी आ सकती हैं मेरे फ़ोन में। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो मेरे बगल में यार मंदिर है, ठीक है, सुबह ना शांति होने देता है ना रात में शांति होने देता है, पहली बात। दूसरा यार कि हमारे इधर बंदर बहुत हैं, ठीक है, तो वो भी कुछ ना कुछ हिलाया उलाया ही करते हैं। किसी की टंकी मिल गई तो उसको हिला के तोड़ देंगे, तो यही सब चलता है यार, ठीक है। अयोध्या की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखो, कुछ मैटर के डिस्कशन के लिए हाउस में एक सीक्रेसी भी मेंटेन रखनी पड़ती है। तो जो हाउस की सीक्रेट सिटिंग होगी, ठीक है, अगर लीडर जो है हाउस का, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर कौन होगा? तो सीएम होगा। सीएम के रिक्वेस्ट पे जो सीक्रेट सिटिंग है हाउस की उसको अलाउ कर सकता है कौन? स्पीकर, ठीक है। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, जो ये स्पीकर है उसी का डिसीजन फाइनल होगा, ठीक। कोई मेंबर्स का क्वालिफिकेशंस क्या होगा फॉर असेंबली, तो ये स्पीकर ही डिसाइड करता है, ठीक। या फिर डिस्क्वालिफिकेशंस किसी मेंबर का क्या होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक। तो डिफेक्शन के केस में भी जो डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा, स्पीकर का ही डिसीजन फाइनल होता है अंडर द 10th शेड्यूल। जो चेयरमैन होगा, जैसे बहुत सारी कमिटीज़ होती है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, भाई पूरा पार्लियामेंट एक साथ बैठ के काम नहीं कर सकता, काम को पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनती हैं, वो अलग अलग मैटर पे डिस्कस करती हैं। तो इस कमिटी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? तो ये स्पीकर अपॉइंट करेगा। और स्पीकर की ये भी ड्यूटी है कि इस कमिटी के जो फंक्शनिंग है उसको भी सुपरवाइज करे। ये चेयरमैन होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी का भी चेयरमैन स्पीकर ही होगा। अब अगर हम बात करें डिप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली की, ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर भी असेंबली के मेंबर में से ही इलेक्ट होता है, ठीक। जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है। जैसे स्पीकर जब तक हाउस लाइफ में रहेगा तब तक होता है, उसी तरीके से डिप्टी स्पीकर भी जब तक हाउस लाइफ में रहेगा तब तक वो डिप्टी स्पीकर रहेगा। हालांकि कुछ कंडीशन में उसको अपनी जो सीट है उसको वेकेट करना भी पड़ सकता है। इसके लिए 3 कंडीशन दिए गए हैं, जैसे कि अगर उसकी जो मेंबरशिप है असेंबली की वो ख़त्म हो जाती है एज़ यूजुअल, कि भाई वही मेंबरशिप डिप्टी स्पीकर बनेगा जो असेंबली का मेंबर होगा, तो वो सीज कर जाएगा, उसकी सीट वैकेट हो जाएगी अगर उसकी जो असेंबली की मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर वो रिज़ाइन कर देता है राइटिंग टू स्पीकर तो भी उसकी
जो सीट है एज अ डिप्टी स्पीकर वो वेकेट हो जाएगी। तीसरा है कि अगर उसको रिमूव करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है विद इन द असेंबली तो भी उसकी जो सीट है एज अ डिप्टी स्पीकर वो वेकेट हो जाएगी, ठीक है। बट उसके रेजोल्यूशन मोशन को पास करने से पहले 14 डेज की एडवांस में उसे नोटिस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया वेकेट कब होगी डिप्टी स्पीकर की जो सीट है। इसके लिए हमने 3 केस देख लिए, मतलब वो एकदम मैच करता है स्पीकर की तरह। देखो उसके रिमूवल के रेजोल्यूशन को पास करने के लिए मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी ही ज़रूरत होगी। किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अगर आपको रिमूव करना हुआ, चाहे वो स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो, उसके लिए आपको इफेक्टिव मेजोरिटी की ही ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। द डिप्टी स्पीकर परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर ऑफिस व्हेन इट इज़ वैकेंट, ठीक है। मान लो स्पीकर की ऑफिस जो है वो वैकेंट है तो उसकी ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा? डिप्टी स्पीकर परफॉर्म करेगा। अगर स्पीकर अब्सेंट है, जो असेंबली की सिटिंग है अगर उससे स्पीकर अब्सेंट रहता है तो जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर की तरह काम करेगा। दोनों केसेस में उसके पास वही सारे पावर होंगे, डिप्टी स्पीकर के पास वही सारे पावर होंगे जो एक स्पीकर के पास होते हैं। स्पीकर नॉमिनेट्स करता है जो मेंबर्स होते हैं ना, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उन्हीं में से एक पैनल ऑफ चेयरमैन को भी नॉमिनेट करता है, ठीक। अब अगर मान लो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अब्सेंट हैं तो इस केस में जो ये पैनल ऑफ चेयरमैन बना हुआ है उसमें से कोई एक प्रिसाइड करेगा। बट अगर सीट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वैकेंट होती है तो उसके लिए प्रेसिडेंट मतलब जो गवर्नर है विद अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करता था, एक पर्सन को फ्रॉम अमंग द मेंबर वैकेंसी के केस में अगर एब्सेंट रहेगा तो पैनल ऑफ चेयरमैन या चेयरपर्सन में से कोई प्रिसाइड करेगा। बट अगर वैकेंट होता है तो उसके लिए एक नए स्पीकर को अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि एक नए इलेक्शन के थ्रू स्पीकर को अपॉइंट नहीं कर दिया जाता, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि केवल पैनल ऑफ चेयरमैन या चेयरपर्सन तभी प्रिसाइड करेंगे जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अब्सेंट रहेंगे। वैकेंसी के केस में ये प्रिसाइड नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ काउंसिल की बात करें, ठीक। तो चेयरमैन जो होता है वो काउंसिल में जो काउंसिल के मेंबर हैं उन्हीं में से चुना जाता है। अब देखो जो चेयरमैन हमने देखा था सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा में, वो तो एक्स ऑफिशियो पोस्ट था जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन हो जाता था। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं काउंसिल के उन्हीं में से एक चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा। कुछ केसेस में उसको अपनी ऑफिस है उसको वैकेंट करना पड़ेगा। 3 केसेस में कि अगर जो उसकी मेंबरशिप है काउंसिल की वो सीज हो जाती है तो उसको अपनी सीट है वैकेट करनी पड़ेगी चेयरमैन को। अगर वो रिज़ाइन कर देता है डिप्टी चेयरमैन को एक लेटर लिख के, ठीक, तो सीट वैकेंट हो जाएगी। अगर उसे रिमूव कर दिया जाता है एक इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम द हाउस, लेकिन उसके रेजोल्यूशन जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है उसको मूव करने से पहले हाउस में उसे 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना ही पड़ता है, ठीक है। देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे भी है तो इफेक्टिव मेजोरिटी 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द चेयरमैन इन द काउंसिल इज सिमिलर टू दोस ऑफ द स्पीकर इन द असेंबली। देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होने के नाते इसकी जो पावर एंड फंक्शन है एग्जैक्टली सेम है जो एक स्पीकर की होती है विद इन द असेंबली, ठीक। हाउएवर स्पीकर हैज़ वन स्पेशल पावर्स। देखो स्पीकर और चेयरमैन के पावर में एक डिफरेंस भी है कि कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा ये केवल स्पीकर ही डिटरमाइन करेगा, चेयरमैन के पास ये पावर नहीं होती है, ठीक है। अब आता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल का कॉन्सेप्ट। डिप्टी चेयरमैन भी जो होता है वो जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उन्हीं में से अपॉइंट होगा। पहली बात, इसको भी अपनी सीट्स वैकेंट करनी पड़ेगी, जो हमने ऊपर 3 केसेस देखे उन्हीं केसेस में कि अगर उसकी मेंबरशिप सीज हो जाती है हाउस की, अगर रिज़ाइन कर देता है बाय राइटिंग चेयरमैन या फिर कोई रेजोल्यूशन पास करके उसको जो रेजोल्यूशन पास करके बाय इफेक्टिव मेजोरिटी उसको रिमूव भी किया जा सकता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। एग्जैक्टली सेम है ऊपर जैसे हमने देखे तीनों पॉइंट, बट उसके रेजोल्यूशन रिमूवल के रेजोल्यूशन पास करने से पहले उसको 14 डेज़ की एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी, ठीक। डिप्टी चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन की जो ऑफिस है अगर वो वैकेंट रहती है तो उसके फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है? डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म करता है। अगर
जो चेयरमैन है अगर वो अब्सेंट रहता है हाउस से, तो जो डिप्टी चेयरमैन है वो एज अ चेयरमैन प्रिसाइड करता है हाउस को, ठीक है, इन पर्टिकुलरली काउंसिल को। इन दोनों केसेस में उसके पास वो सारे पावर होंगे जो एक चेयरमैन के पास होते हैं। मतलब कि जब जो चेयरमैन की पोस्ट वैकेंट होगी या चेयरमैन अब्सेंट होगा, तो हाउस को प्रिसाइड कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रिसाइड कौन करेगा, तो ये डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा। और इसके पास वो सारी पावर होंगे जो एक स्पीकर के एक चेयरमैन के पास होते हैं, ठीक है। चेयरमैन करता क्या है कि जो मेंबर्स हैं विद इन द काउंसिल, उनमें से कुछ मेंबर्स को एज अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन अपॉइंट करता है। ये पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन का काम क्या होता है कि अगर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन अब्सेंट है हाउस से, तो ये वन ऑफ द मेंबर जो होंगे पैनल ऑफ चेयरमैन में से, वो प्रिसाइड करेंगे हाउस को। बट अगर पोस्ट जो है वैकेंट रहती है चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन की, तो उसके लिए एक मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। उसके केस में ये प्रिसाइड नहीं करते हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की। एग्जैक्टली लगभग सिमिलर है जो सेशन होता था पार्लियामेंट का, ठीक है। तो हम इसे एक एक बार देखते हैं। सबसे पहला आता है सम्मनिंग। देखो, सम्मनिंग का केस जो हमने एट द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट में बात की थी, सेम वही है कि आफ्टर ईच जनरल इलेक्शंस जो उसका पहला सेशन होगा, ठीक है, उसको जो गवर्नर है, जैसे सेंटर पे प्रेसिडेंट सम्मन करता था, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर सम्मन करेगा। चाहे वो जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन हो या हर एक साल का पहला सेशन हो, उसको सम्मन कौन करेगा, गवर्नर सम्मन करेगा, ठीक है। 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल कम से कम 2 बार तो जो पार्लियामेंट था सेंटर पे और या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है एट द लेवल ऑफ स्टेट, उसको मिलना ही है, ठीक है। हालांकि जनरली 3 सेशन होता है, मानसून सेशन, विंटर सेशंस और एक जो बजट सेशन होता है, ठीक है। तो ये 3 सेशन होते हैं। एडजमेंट की बात करें, ठीक। एडजमेंट में क्या होता है कि जो वर्क, जैसे कोई मैटर, कोई काम चल रहा है हाउस में, ठीक है, तो उस काम को टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, वो पीरियड हो सकता है कि घंटे भर का भी हो सकता है दिन का हो या वीक का हो, ठीक। तो जो सिटिंग है हाउस की, उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक। टाइम की हमने बात कर ली। एडजमेंट साइन डाई में क्या होता है कि जो हाउस की सिटिंग है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए, ठीक है। एडजमेंट में जनरली क्या होता है कि एक टाइम बताया जाता है कि हाँ भाई, अभी हम सस्पेंड कर रहे हैं हाउस के वर्क को, हम इतने घंटे में या इस दिन या इस वीक में दोबारा मिलेंगे। जबकि एडजमेंट साइन डाई की बात करें तो इसमें टाइम पीरियड कोई फिक्स ही नहीं होता है, ठीक है। एडजमेंट साइन डाई मतलब इंडेफिनिट पीरियड, ठीक। एडजमेंट हुआ या एडजमेंट साइन डाई की जो पावर है वो किसके पास होगी, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास होगी। मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर है उसके पास होगी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन है उसके पास ये एडजमेंट एंड एडजमेंट साइन डाई की पावर होगी। एक होता है प्रोरोगेशन, ठीक है। प्रोरोगेशन में क्या होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हाउस को एडजेंट कर देता है एडजेंट साइन डाई के अंदर, ठीक है। जब कोई, देखो, हर एक सेशन में क्या होता है कि एक कुछ वर्क असाइन किए जाते हैं, ठीक है। इतने वर्क भाई, इतने बिल पास होने हैं, इतने वर्क होने हैं इस सेशन में, ठीक है। वो एक डेफिनेट गोल होता है। जब वो गोल कंप्लीट हो जाता है उस सेशन में, ठीक है, तब क्या होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो एडजमेंट साइन डाई डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद कुछ दिन में, ठीक है, जो गवर्नर है वो हाउस को प्रोरोग कर देता है कि भाई ये जो सेशन है हाउस का, मान लो कि विंटर सेशन चल रहा था या बजट सेशन चल रहा था, तो पहले क्या होगा कि इसमें
जो स्पीकर होगा एडजमेंट साइन डाई कर देगा जब उसको लगेगा कि हाँ भाई जो हाउस का बिजनेस था वो कंप्लीट हो गया है, तो एडजमेंट साइन डाई कर देगा। उसके बाद कुछ दिन के अंदर जो गवर्नर है वो हाउस को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ठीक। गवर्नर के पास ये भी पावर है कि कोई हाउस जो कि सेशन में है उसको प्रोरोग कर दे। ठीक, अनलाइक एन एडजमेंट ए प्रोरोगेशन टर्मिनेट द सेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, एडजमेंट में क्या होता था कि सेशन टर्मिनेट नहीं होता था, जो उसकी सिटिंग है, जैसे किसी भी सेशन में कई सारी सिटिंग्स होती हैं, तो जब उस सिटिंग को टर्मिनेट करना होता था, सिटिंग को ख़त्म करना होता था, चाहे टेम्परेरी पीरियड के लिए चाहे इंडेफिनिट पीरियड के लिए, तो उसके लिए एडजमेंट वर्ड का यूज होता है। लेकिन पूरे सेशन को ही टर्मिनेट कर देना, मतलब पूरा सेशन ही खत्म कर देना, इसके लिए यूज होता है वर्ड प्रोरोग, और प्रोरोग की पावर गवर्नर के पास होती है, जबकि एडजमेंट या एडजमेंट साइन डाई की पावर आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास होती है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। अब हमारा है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो हर एक 5 साल में डिसॉल्व होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन के बाद एक नया इलेक्शन होता है, उसके बाद नई लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक, अब देखो सबसे बड़ा कौन है, डिसोल्यूशंस, मतलब ये जो हाउस है उसी को ख़त्म कर देगा। ठीक है, जो मेंबर हैं वो सारे अब नेक्स्ट इलेक्शन के थ्रू चुन के दोबारा आएंगे, तो नया हाउस इस्टेब्लिश होगा। मतलब पूरे हाउस के टाइम पीरियड को अगर ख़त्म करना हो तो डिसोल्यूशन होता है, उससे छोटा होगा प्रोरोगेशन, सेशन को अगर ख़त्म करना हुआ, और सबसे छोटा है क्या, एडजमेंट, एडजमेंट साइन डाई। ठीक, तो अनलाइक प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, जो एग्जिस्टिंग हाउस है उसके लाइफ को ही एंड कर देने को क्या बोलते हैं हम, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जनरल इलेक्शन होगा, उसके बाद नया हाउस कॉन्स्टिट्यूट होके आएगा। ठीक, अब देखो कुछ बिल हैं जो हाउस में थी, अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो उन बिल पे क्या असर पड़ेगा। जैसे कि कोई बिल है जो असेंबली में पेंडिंग थी, ठीक है, मतलब उस बिल को असेंबली में रखी गई थी, बस वो बिल पास नहीं हुआ था, तो जब वो हाउस डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो हाउस के डिसॉल्व होते ही वो जो बिल थी, चाहे वो बिल ओरिजिनली असेंबली में ही रखी गई हो या फिर जो काउंसिल है वहाँ से ट्रांसफ़र होके आई हो जो असेंबली में, वो बिल लैप्स हो जाएगी जैसे हाउस डिसॉल्व होगा। पहली बात। दूसरी बात कि मान लो कि असेंबली के थ्रू कोई बिल पास हुआ बट वो काउंसिल में पेंडिंग है, ठीक है, तो भी वो लैप्स हो जाएगा। अगर बिल कोई है जो काउंसिल में पेंडिंग है बट वो असेंबली से पास नहीं हुआ है तो लैप्स नहीं होगा। ठीक, कोई बिल है जो असेंबली से पास हो गया है या फिर दोनों हाउसेस से पास हो गया है बट गवर्नर के एसेंट या फिर प्रेसिडेंट, अगर सेंटर की बात करें, अगर प्रेसिडेंट जैसे होता है ना कि गवर्नर जो होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है ना रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट के, तो अगर प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है तो लैप्स नहीं होगी। दोनों हाउसेस से पास हो गया है लेकिन वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के असेंट के लिए पेंडिंग पे है तो वो लैप्स नहीं होगा। अगर कोई बिल है जो असेंबली से पास हो गया है, चाहे इन केस ऑफ यूनिकैमरल स्टेट या फिर दोनों हाउसेस से पास हो गया है इन केस ऑफ बाइकैमरल स्टेट, बट उसको प्रेसिडेंट के रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया गया है तो ये भी लैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसी बिल का स्टेटस क्या होगा आफ्टर डिसोल्यूशन वो हमने बात कर ली। अब हम बात करें क्वेरम की। क्वेरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिनका प्रेजेंट होना जरूरी होगा तभी हाउस जो है वो अपनी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेगा। ठीक, क्वेरम की बात करें, ठीक, तो 1/10 होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको इंक्लूड करके। मान लो कि टोटल स्ट्रेंथ है किसी लेजिस्लेटिव असेंबली की 100, तो कम से कम 10 मेंबर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होगा तभी जो हाउस की प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर क्वेरम लगता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि क्वेरम नहीं है, ठीक, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हाउस को एडजर्न कर सकता है या उसकी मीटिंग को सस्पेंड कर सकता है जब तक कि क्वेरम नहीं आ जाता है। ठीक, वोटिंग इन द हाउस की बात करें तो वोटिंग, अब देखो वोटिंग इन द हाउस की बात करें, ठीक है, तो हाउस के दोनों हाउसेस की हम बात कर रहे हैं, तो हाउसेस के किसी भी सिटिंग में जो मैटर होंगे, ठीक, वो डिसाइड कैसे होंगे, बाय मेजोरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू। ठीक है, और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर इंक्लूड नहीं होगा।
ओनली अ फ्यू मैटर्स विच आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आइदर इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। देखो जनरल क्या है कि लगभग मैक्सिमम मैटर्स, सिंपल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है। मान लो कि हाउस की स्ट्रेंथ टोटल 100 है जिसमें 90 प्रेजेंट हैं, ठीक, तो 46 मेंबर अगर फेवर में वोट कर देंगे तो कोई भी मैटर डिसाइड हो जाएगा। बट कुछ मैटर जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गए, ठीक है, या कुछ मैटर जिनमें इफेक्टिव मेजोरिटी, जैसे हमने इफेक्टिव मेजोरिटी ऊपर डिस्कस की ना कि अगर रेजोल्यूशन पास करना है रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स तो इफेक्टिव मेजोरिटी से ही वो मैटर डिसाइड होगा। वैसे ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं जिनके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, विच इज मेंशन एंड आर्टिकल 368 टू टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो उसके केस में भी उस केस को छोड़ दें तो लगभग मैक्सिमम मैटर सिंपल मेजोरिटी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमने बात कर ली, ठीक है, वो जनरली फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता है, बट इसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। कास्टिंग वोट का मतलब कि अगर कोई मैटर है हाउस में ड्रा हो जाता है 50-50 पे, तो फाइनली जिसको फेवर कर देगा स्पीकर उसी के पक्ष में वो मैटर चला जाएगा, ठीक। अब हम बात करें लैंग्वेज क्या होगी, जो प्रोसीडिंग होगी स्टेट लेजिस्लेचर में उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली डिक्लेयर करता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है किसी स्टेट की, या फिर हिंदी हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, इन्हीं 3 लैंग्वेज का जनरली यूज़ किया जाएगा किसी हाउस के बिजनेस के डिस्कशन में, ठीक है। हालांकि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो किसी पर्टिकुलर मेंबर को परमिट कर सकता है कि वो हाउस को अपनी मदर टंग में भी एड्रेस कर सकते हैं, ठीक। इंग्लिश को कंटिन्यू रखना है या डिसकंटिन्यू करना है एज अ फ्लोर लैंग्वेज, मतलब कोई भी मैटर इंग्लिश में डिस्कस हो या ना हो हाउस में, इसको कंटिन्यू रखना है या डिसकंटिन्यू करना है, तो आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद 15 ईयर्स के बाद इस मैटर पे डिस्कशन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कुछ स्टेट हो गए, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक, मणिपुर हो गया, मेघालय, त्रिपुरा हो गया, तो इसके लिए कुछ लिमिट थी कि 25 ईयर्स तक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस रहेगी, ठीक। कुछ स्टेट हो गए जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड मिजोरम, तो यहाँ पे 40 ईयर्स रखा गया था कि तब तक के लिए इन स्टेट में जो लैंग्वेज होगी हाउस के प्रोसीडिंग की वो इंग्लिश लैंग्वेज ही होगी, ठीक। अब राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल की अगर हम बात करें, देखो जो मिनिस्टर है, जैसे एक तो जो जितने लोग चुन के आते हैं बाय डायरेक्ट इलेक्शन वो सारे मेंबर होते हैं हाउस के। अब इन्हीं मेंबर्स में से कुछ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, मतलब जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, और गवर्नमेंट जनरली एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? मिनिस्टर्स रहता है, ठीक। तो हर एक मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल होगा जो स्टेट का, उसके पास ये पावर है कि वो राइट टू स्पीक है उसके पास, ठीक है, या हाउस के दोनों हाउस में से किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग में उसको जाने की इजाज़त है, उसमें जाके वो बैठ सकता है, उसमें वो अपनी बात रख सकता है, बट जो वो वोट करेगा वो जिस हाउस का मेंबर है उसी में वोट करेगा, ठीक है। अब इसको वोटिंग पावर क्यों नहीं होगी, ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है अदर हाउस में वोटिंग पावर क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो ए मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ विच ही सी इज नॉट अ मेंबर्स, ठीक है। मिनिस्टर्स है वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में, मान लो कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है बट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं है, बट वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर उसके प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। कोई मिनिस्टर है जो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है, तो वो भी दोनों हाउस के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। हालांकि कोई मिनिस्टर मैक्सिमम 6 मंथ तक ही बिना हाउस का मेंबर रहे हुए मिनिस्टर रह सकता है। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स क्या है इन स्टेट लेजिस्लेचर में, जैसे ऑर्डिनरी बिल को पास करना हुआ तो उसके लिए क्या प्रोसीजर, मतलब क्या प्रोसीजर होगा, तो मान लो कि उसी हाउस में जो बिल है वो ओरिजिनेट हुआ है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल की बात अगर करें तो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में वो रखा जा सकता है, ठीक।
ये ऑर्डिनरी बिल चाहे तो कोई मिनिस्टर रख सकता है या फिर कोई ऑर्डिनरी मेंबर्स भी रख सकता है। ऑर्डिनरी मेंबर्स कौन होगा? तो जो मिनिस्टर नहीं होंगे, जो अदर मेंबर होंगे हाउस के, वो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं। ऑर्डिनरी बिल को बेसिकली 3 स्टेजेस से पास होना पड़ता है। फर्स्ट रीडिंग होगी, ठीक है। हमने जो पार्लियामेंट के केस में पढ़ा था कि फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, जनरली बिल को रखते हैं, जो मेंबर होंगे रखेंगे, उसके बाद हाउस की लीव ले लेते हैं, फिर उसको गैजेट में पब्लिश करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पहले ही गैजेट में पब्लिश कर रखा है उस बिल को, तो फिर उसके लिए हाउस की लीव लेने की जरूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट रीडिंग में जनरली रीडिंग होती है, ठीक है। सेकेंड में क्लास बाई क्लास बहुत डिटेल में डिस्कस होता है। थर्ड स्टेज में रीडिंग, जो थर्ड रीडिंग में उसमें वोट होता है फाइनली, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट रीडिंग में, आफ्टर द बिल पास बाय द ओरिजिनेटिंग हाउस, किसी हाउस में जिसमें वो ओरिजिनेट हुआ है बिल, अगर वहाँ से पास हो जाता है तो ये सेकेंड हाउस में ट्रांसफिट होता है, ठीक है। सेकेंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर के थ्रू कंसीडर किया जाता है बिल और पास होता है। किसी भी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर से पास तभी माना जाएगा जब वो दोनों हाउसेस उस पर एग्री हो जाते हैं, ठीक है। चाहे वो चाहे कि इस बिल में कुछ अमेंडमेंट हो जाए उसके बाद कुछ एग्री करते हैं, या फिर विदाउट अमेंडमेंट एग्री करते हैं, तभी पास माना जाएगा। अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब जहाँ पर केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने के बाद उस बिल को डायरेक्टली गवर्नर के असेंट के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड हाउस में क्या होगा? सेकेंड हाउस में सेम प्रोसीजर के थ्रू गुजरेगा जो फर्स्ट हाउस में गुजरा था बिल, ठीक है। तीनों स्टेजेस से, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। उसके बाद क्या होगा? व्हेन अ बिल इज पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ट्रांसमिट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मान लो कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक। तो जो सेकेंड हाउस है उसके पास 4 अल्टरनेटिव होते हैं। कौन कौन से? कि वो चाहे तो वो बिल को पास कर दे। सेकेंड अल्टरनेटिव है कि वो कुछ अमेंडमेंट उसमें उस बिल में कुछ अमेंडमेंट करने को बोले, ठीक है, और वो जो बिल है उसको रिटर्न कर दे फर्स्ट हाउस के पास फॉर इट्स कंसिडरेशंस। या फिर वो चाहे तो बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है सेकेंड हाउस, या फिर वो चाहे तो कोई एक्शन ना ले, बिल को पेंडिंग ही रख दे। अब देखो, अगर जो बिल है वो सेकेंड हाउस पास कर देता है विदाउट एनी अमेंडमेंट, ठीक है, या फिर अगर असेंबली जो है वो अमेंडमेंट जो सेकेंड हाउस ने बताया है अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो बिल को पास माना जाएगा। चाहे अगर उसने बिना अमेंडमेंट के अगर वो पास होता है तो ओरिजिनल फॉर्म में, या फिर अमेंडमेंट के साथ पास होता है तो विद अमेंडमेंट, ठीक है। और फिर उसको फाइनली गवर्नर के असेंट के लिए सेंड कर दिया जाएगा। वहीं अगर सेकंड केस में देखें कि अगर जो सेकंड हाउस है वो रिजेक्ट कर देता है, जैसे जो सेकंड हाउस में भेजा गया, अगर वो जो अमेंडमेंट उसने सुझाव दिया कि हाँ इसमें ये अमेंडमेंट होना चाहिए, अगर जो फर्स्ट हाउस है उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दे, ठीक है, या फिर दूसरे केस में कि जो काउंसिल है, मतलब जो सेकंड हाउस जिसमें असेंबली से बिल काउंसिल में गया था, अगर काउंसिल रिजेक्ट कर देता है बिल को, या फिर काउंसिल कोई एक्शन नहीं लेता है उस बिल पे 3 मंथ तक, ठीक, तो फिर क्या होगा इस केस में कि असेंबली दोबारा बिल को पास करेगा और दोबारा सेकंड हाउस के पास भेजेगा। अगर दोबारा केस में भी जो सेकंड हाउस है अगर वो बिल को रिजेक्ट कर देता है या फिर बिल को पास कर देता है विथ अमेंडमेंट जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है असेंबली को, या फिर 1 मंथ तक बिल को पेंडिंग रखता है सेकंड हाउस दोबारा, तो उस बिल को माना जाएगा कि ये दोनों हाउसेस से बिल पास हो गया है, ठीक है, जिस फॉर्म में वो असेंबली से पास होता है। अब देखो इसका जो टोटल मतलब है हम आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो, कोई बिल आया, मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल रखा गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया, उस बिल को पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस में वो तीनों रीडिंग से गुजरेगा। सेकंड हाउस के पास अब कुछ अल्टरनेटिव है कि मान लो सेकंड हाउस ने क्या किया, बिल को पास कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद सीधे गवर्नर के पास बिल चला जाएगा, उनके असेंट के बाद बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। सेकंड